नमस्कार दोस्तों, आप सभी का मेरे चैनल हिंदी विथ दीप्ति मेहता में हार्दिक स्वागत एवं अभिनंदन। जैसा कि हम रीट में आने वाली हिंदी की शिक्षण विधियों का अध्ययन कर रहे थे, जिसके अंतर्गत हमने पिछले वीडियो में अध्ययन कर लिया था व्यतिरेकी विधि का, जो आपको अच्छे से समझ में आ गई होगी, ऐसा मेरा मानना है। आगे हम अध्ययन करने जा रहे हैं आज एक और नई विधि का, जिसका नाम है द्विभाषी विधि, बायलिंगुअल मेथड, जिसको इंग्लिश में कहते हैं। द्विभाषी विधि नाम से स्पष्ट है, दो भाषाओं का यहाँ पर अध्ययन। फिर भी देखो, अंदर देख लेते हैं। द्विभाषी विधि के प्रवर्तक महोदय कौन है? तो J.S. डॉडसन, ये वेल्स शहर के हैं। J.S. डॉडसन, इन्होंने वहीं पर द्विभाषी विधि बाइलिंगुअल मेथड की शुरुआत की थी सन 1967 में। अब आपको द्विभाषी विधि के प्रवर्तक पूछे जा सकते हैं एग्जाम में, तो आपको नाम याद रखना है J.S. डॉडसन। शहर का नाम बहुत कम पूछा जाता है, 1967 ध्यान में रखना है। नेक्स्ट देखो, आगे बढ़ते हैं। यह विधि अंग्रेजी, फ्रेंच, रूसी आदि विदेशी भाषाओं को पढ़ाने में काम में ली जाती है। द्विभाषी विधि नाम से स्पष्ट है, दूसरी विदेशी भाषाओं को पढ़ाने में ये विधि काम में ली जाती है। नेक्स्ट देखो, इस विधि में बालक मातृभाषा प्रत्यक्षीकरण के साथ सीखता है। मातृभाषा प्रत्यक्षीकरण के साथ सीखता है। इसमें क्या होता है कि द्वितीय भाषा पढ़ाते पढ़ाते द्वितीय भाषा के कुछ शब्दों का मातृभाषा में अनुवाद कर दिया जाता है। प्रत्येक शब्द का नहीं किया जाता है, पूरा उसका अनुवाद नहीं किया जाता है, कुछ शब्द का मातृभाषा में अनुवाद कर दिया जाता है और छात्रों को द्वितीय भाषा पढ़ा दी जाती है। देखो, इसमें आगे लिखा हुआ है, प्रत्येक शब्द को अनुदित नहीं किया जाता है। प्रत्येक शब्द, जैसे अंग्रेजी पढ़ा रहे हैं तो अंग्रेजी पढ़ाते पढ़ाते ऐसा नहीं है कि अंग्रेजी पढ़ाते पढ़ाते पूरा उसका हिंदी में अनुवाद किया जाए, ऐसा नहीं करते। क्या करते हैं, कुछ जो कठिन शब्दार्थ होते हैं, कठिन मीनिंग्स वर्ड्स होते हैं, उसका मीनिंग बता दिया जाता है हिंदी में, अर्थ बता दिया जाता है हिंदी में। बाकी पूरा उसका जो भावार्थ अनुवाद करेंगे वो इंग्लिश टू इंग्लिश करेंगे, पर उसके कुछ मीनिंग्स को है जो कठिन है, जिसको आसानी से समझ पाना कठिन है, उसका हम क्या करते हैं, हिंदी में अनुवाद कर देते हैं, उसका अर्थ बता देते हैं। तो इस तरह से द्वितीय भाषा का अध्ययन करा दिया जाता है। द्वितीय भाषा में द्वितीय भाषा पे ही बल दिया जाता है, जैसे अंग्रेजी तो अंग्रेजी पे बल दिया जाएगा। कुछ शब्द जो है उसका हम क्या करेंगे, मातृभाषा में अनुवाद कर देंगे। तो आपको अच्छे से ध्यान रखना है कि इस विधि में पूरी द्वितीय भाषा मातृभाषा से न तो तुलना की जा सकती है, न पूरा मातृभाषा में अनुवाद किया जाता है, सिर्फ कुछ शब्दों का मातृभाषा में अनुवाद किया जाता है। देखो आगे, यह विधि व्याकरण अनुवाद विधि अपनों ने पढ़ा था, भंडारकर विधि जिसका दूसरा नाम है, वह दोनों के मध्य सेतु का कार्य करती है। यह विधि व्याकरण अनुवाद विधि व प्रत्यक्ष विधि के मध्य सेतु का कार्य करती है। क्यों सेतु का कार्य करती है? क्योंकि इसमें पूरा अनुवाद बताया जाता है और प्रत्यक्ष विधि में सामने दिखाकर कार्य किया जा सकता है, और इसमें कुछ शब्दों का अनुवाद किया जाता है, सबका अनुवाद नहीं किया जा सकता। इसलिए ये प्रश्न हमेशा एग्जाम में आया है, आप इसका ध्यान रखिएगा कि दोनों के मध्य सेतु का कार्य कौन सी विधि करती है। तो व्याकरण अनुवाद विधि और प्रत्यक्ष विधि के मध्य सेतु का कार्य करती है द्विभाषा विधि, जिसको आप अच्छे से ध्यान रख लीजिएगा कि यह प्रश्न एग्जाम में बार बार पूछा गया है। आगे देखो, अनुवाद विधि इसी के समान है। क्यों इसी के समान है? क्योंकि इस विधि में केवल मातृभाषा के शब्दों का अनुवाद किया जाता है, बल्कि पूरा अनुवाद नहीं कराया जाता है। क्यों? ये मैंने आपको बताया कि पूरा अनुवाद क्यों नहीं कराया जाता है, क्योंकि इसमें पूरा अनुवाद करेंगे तो फिर वो अनुवाद विधि के समान हो जाएगा। इसीलिए इसमें सिर्फ मातृभाषा के शब्दों का अनुवाद करते हैं, कुछ शब्दों का अनुवाद करते हैं, सबका अनुवाद नहीं करते। देखो लिखा हुआ है, अनुवाद विधि इसी के समान है। इस विधि में केवल मातृभाषा के शब्दों का तथा अनुवाद विधि में पूरा अनुवाद करके शिक्षण कराया जाता है। कुछ शब्द ऐसे होते हैं जिसका अनुवाद कर दिया जाता है, बाकी सभी शब्दों का अनुवाद नहीं किया जा सकता। देखो आगे, इस विधि में कठिन शब्दों को मातृभाषा में स्पष्ट करने के बाद
मातृभाषा का उपयोग किए बिना मूल पाठ में ही अभ्यास कराया जाता है। अंग्रेजी पढ़ा रहे हैं, संस्कृत पढ़ा रहे हैं, रूस पढ़ा रही है, रूसी भाषा पढ़ा रहे हैं, फ्रेंच भाषा पढ़ा रहे हैं, कुछ शब्दों का है क्या है मातृभाषा अनुवाद करके बाकी सारा अर्थ जो है वो उसी भाषा में बताया जाता है। इसमें चारों कौशलों का क्रमिक विकास होता है। चारों कौशलों को सुनना, बोलना, पढ़ना, लिखना क्रमिक रूप से इसका विकास किया जाता है। एच.एन. शास्त्री महोदय ने इसमें कहा है कि मैं इसे भारतीय परिवेश के लिए उपयुक्त विधि मानता हूँ, या उन्होंने उपयुक्त विधि माना। अब आपको ये पूछा जाए कि भारतीय परिवेश के लिए उपयुक्त विधि किसने माना है द्विभाषा विधि को, तो एच.एन. शास्त्री ने इसे भारतीय परिवेश के लिए उपयुक्त विधि माना है। क्योंकि अगर बच्चों को अंग्रेजी सिखा रहे हैं और पूरा पूरा अनुवाद आप हिंदी में ही बता देंगे तो छात्र अंग्रेजी में बल नहीं देगा, हिंदी में समझ लेगा। इससे तो अच्छा है कि कुछ मीनिंग, कुछ वर्ड्स उसको हिंदी में बता दिए जाए, बाकी सारा इंग्लिश में करा दिया जाए, तो छात्र आसानी से इंग्लिश भी सीख लेगा और हिंदी भी सीख लेगा। देखो आइए इसके कुछ गुण देखते हैं। ये याद रखना भाई, ये इंपॉर्टेंट बनता है कि किसने कहा कि भारतीय परिवेश के लिए उपयुक्त विधि द्विभाषी विधि है, तो एच.एन. शास्त्री ने। गुण, प्रशिक्षित शिक्षकों व दृश्य सामग्री की आवश्यकता इसमें नहीं पड़ती है, क्योंकि जिसको थोड़ी बहुत अंग्रेजी आती है और हिंदी आती है वो मिला जुला के, थोड़ी बहुत संस्कृत आती है, हिंदी आती है, वो मिला जुला कर इस विधि को पढ़ा सकता है। जरूरी नहीं है किसी की मातृभाषा अंग्रेजी हो तो वो हिंदी द्वितीय भाषा हो जाएगी उसके लिए, है ना, तो वो द्वितीय भाषा में वो कर लेगा। तो ऐसा जरूरी नहीं कि सबकी मातृभाषा हिंदी हो, किसी की अंग्रेजी हो तो उस अनुसार उसको पढ़ा देगा। और इसमें दृश्य छवि सामग्री की इतनी कोई आवश्यकता नहीं होती, क्योंकि बीच में कुछ शब्दार्थों का ही अर्थ हमें करना पड़ता है। शिक्षकों के समय, श्रम व ऊर्जा की बचत हो जाती है, ज्यादा मेहनत नहीं करनी पड़ती है, समय भी ज्यादा नहीं लगता है। जैसे हम लोग यहाँ पर अपने संस्कृत और हिंदी अंग्रेजी पढ़ाते हैं तो हम क्या करते हैं, कुछ कठिन शब्दार्थ है वो बता देते हैं छात्रों को और फिर उसका अंग्रेजी में अनुवाद कर देते हैं। भारत के सामान्य विद्यालयों के साधारण शिक्षकों के लिए सर्वाधिक उपयोगी विधि है। क्यों? क्योंकि इस विधि के द्वारा आसानी से पढ़ाया जाता है। नेक्स्ट इसके दोष कुछ है। इस विधि के अनुसार हर जगह मातृभाषा के समान शुद्ध शब्द बतलाना असंभव होता है। सही है, हर जगह अपने मातृभाषा के शुद्ध शब्द अपन नहीं बता सकते। जैसे कुछ वर्ड ऐसे हैं जिसको हम अंग्रेजी में ही बोलते हैं, जिसका हम हिंदी में प्रयोग नहीं करते हैं, फ्रेंच में बोलते हैं, तुर्की में बोलते हैं, है ना, दूसरी भाषाओं में ही उसका प्रयोग करते हैं। जैसे बैंक है तो हम कभी बैंक बैंक ही बोलते हैं, बैंक का अगर हम हिंदी में समाहर्ता तो नहीं बोलते, बैंक ही बोलते हैं हम। तो ऐसे बहुत हॉस्पिटल है, जैसे बहुत सारे शब्द हैं जो हमारे रूटीन कैची है, ऐसा बहुत सारे शब्द ऐसे हैं जिसको हम इंग्लिश में ही या अन्य भाषा में ही प्रयोग में लेते हैं, जिसका हम हिंदी में अनुवाद नहीं करते हैं। तो हर जगह शुद्ध शब्द मातृभाषा का बता पाना कठिन होता है। बालकों की चिंतन शक्ति नष्ट होती है, इसमें बालक सोचता विचारता नहीं है, सीधा सीधा शब्दों के अर्थ मिल गया और आगे बढ़ जाता है। शिक्षक द्वारा ध्यान न देने पर यह व्याकरण अनुवाद विधि का स्थान ले लेती है। सही है, अगर इसका पूरा पूरा अगर ध्यान नहीं देना, पूरा पूरा अनुवाद कर दिया तो ये फिर व्याकरण अनुवाद विधि बन जाती है, भंडारकर विधि बन जाती है, क्योंकि इसमें फिर अनुवाद कर दिया तो कुछ शब्दों का अर्थ बताने पर ही ये द्विभाषी विधि बनी रहेगी। तो देखो ये विधि यहाँ समाप्त होती है आपके द्विभाषी विधि। आपको द्विभाषी विधि में यह ध्यान रखना है कि पूरा पूरा अनुवाद न कर सिर्फ शब्दों का इसमें मातृभाषा में अनुवाद किया जाता है। इसके प्रवर्तक आपको याद रखने हैं जे.एस. डॉटसन, बैचलर 1967। ये विदेशी भाषा को पढ़ाने में काम आती है। इसमें मातृभाषा का प्रत्यक्षीकरण किया जाता है और सभी प्रत्येक शब्दों को अनुदित नहीं किया जाता है, कुछ शब्दों को अनुदित किया जाता है। और मेन बात ये याद रखनी है, ये इम्पोर्टेंट है कि अनुवाद विधि व प्रत्यक्ष विधि दोनों के मध्य सेतु का कार्य, ये प्रश्न एग्जाम में पूछा जा चुका है कि अनुवाद विधि व व्याकरण अनुवाद विधि व प्रत्यक्ष विधि दोनों के मध्य सेतु का कार्य कौन सी विधि करती है, तो द्विभाषी विधि करती है। आशा करती हूँ आपको ये विधि अच्छे से समझ में आ गई होगी। आपको मैंने विधियों के बीच में अंतर करके बताया है कि दोनों विधियों को पढ़ने में व्यतिरेक विधि, व्याकरण अनुवाद विधि, द्विभाषी विधि, ये सब आपको समान लगेगी, इसलिए आपको अंतर कर करके मैंने बता दिया है। आशा करती हूँ आपको अच्छे से समझ में आ गई होगी। फिर भी कुछ कठिनाई है तो आप कमेंट्स बॉक्स में ज़रूर लिख दीजिएगा। अगर पसंद आया हो तो मेरे वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें, शेयर करें, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। जय हिंद, जय भारत।